हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इको लॉजिक्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होती क्या है, ये डिसाइड कैसे होती है, इसके कितने टाइप्स के सिस्टम थे, डिमांड, सप्लाई और बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए, तो दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है दोस्तों, देखो छोटा सा फंडा है कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की अपनी करेंसी, अमेरिका की अपनी करेंसी है, ऐसे ही लंदन यूके की अपनी करेंसी है, यूरोपियन कंट्रीज की अपनी करेंसी है ना, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। तो हम इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए इंडिया की करेंसी क्या है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर जो हमारे रुपए हैं वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी। और उसके अलावा जितनी भी करेंसीज है अदर कंट्रीज की, वो क्या है हमारे लिए, वो है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट फॉरेन करेंसी, कि हमारी करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज है वही क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। तो क्या लिखा है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल दी करेंसीज अदर देन दी डोमेस्टिक करेंसी, के हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज है वो क्या है बच्चों, वही है फॉरेन करेंसीज या फिर फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मैंने लिखा कि फॉरेन करेंसी डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सब क्या है, ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज समझ गए, अब क्या देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब रेट पे अगर बच्चों, रेट का मतलब क्या होता है ना, सामान खरीदने आते हैं कितने रुपए की है, क्या रेट है। रेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर आप दूसरे की चीज को क्या करने वाले हो, खरीदने वाले हो। मतलब आप पैसे देने वाले हो और बदले में सामान लेने वाले हो, है ना। तो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब भी ऐसे ही है कि हम क्या करने वाले हैं, इंडिया वाले क्या करने वाले हैं, इंडिया वालों को डॉलर की जरूरत है, तो इंडिया वाले क्या करेंगे, कुछ रुपए देंगे डॉलर खरीदने के लिए। क्या कर रहे हैं, रुपए दे रहे हैं और बदले में क्या खरीद रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं। तो ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट ही तो है। मतलब एक ऐसी रेट जिस रेट पर एक कंट्री दूसरी कंट्री की करेंसीज को एक्सचेंज करने वाली है, उस रेट को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बच्चों क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ सम अदर कंट्री। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लाइक एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड यूएस ए, अमेरिका। ठीक है, अगर हम एक्सचेंज रेट देखें इंडिया और अमेरिका के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, अगर अमेरिका का $1 परचेज करना है, अगर अमेरिका का क्या चाहिए, हमें $1 चाहिए, तो हमें उसके लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, 70 रुपीज देने पड़ते हैं। तो ये क्या है, ये एक्सचेंज रेट, $1 इज इक्वल टू 70 रुपी। ये क्या है, इंडिया और अमेरिका के बीच की फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि रेट का मतलब तो प्राइस ही होता है। तो ये क्या है, प्राइस है जो कि पे करती है कौन, एक कंट्री। जैसे इंडिया ने पे किया प्राइस क्या करने के लिए, टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब किसी अदर फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को खरीदने के लिए जितना प्राइस हमें देना पड़ रहा है वही क्या है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मुझे अमेरिका का $1 खरीदने के लिए, 1 यूनिट है ना, $1 खरीदने के लिए 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं। ऐसे ही हो सकता है कि हमें 1 यूरो खरीदने के लिए 100 रुपीज देने हो। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिस रेट पर करेंसीज आपस में एक्सचेंज होने वाली है। आगे बात करते हैं बच्चों कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो ये है, ये सिस्टम के बेस पे चलती थी। क्या है बच्चों, इसके सिस्टम होते थे, मैं कहता हूं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, इस एक्सचेंज रेट सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते थे बच्चों, कौन कौन से होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि पहले चलता था, अभी चलता नहीं है, बताऊंगा क्या होता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तीसरा होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इन सिस्टम्स के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रेट से हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें कितना प्राइस देना पड़ता है दूसरी कंट्री की करेंसीज की 1 यूनिट को खरीदने के लिए, है ना, कि इंडिया को 72 रुपीज ऑलमोस्ट देने पड़ते हैं क्या करने के लिए, $1 में एक्सचेंज करने के लिए। अब बात आती है ये डिसाइड कौन करता है। तो बच्चों, ये डिसाइड 3 सिस्टम के बेसिस पे होता था, जिसमें सबसे पहला हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम।
आखिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और जिसका दूसरा नाम क्या है, पैक्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कह देते हैं बच्चों। इसमें होता क्या था ना कि जो एक्सचेंज रेट थी, जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज की जो एक्सचेंज रेट थी, ये डिसाइड किसने की हो? जब ये डिसाइड की हो हमारी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक ने, तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फिर पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, एक्सचेंज रेट यहां पर कौन फिक्स करने वाला है? गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक। इस एक्सचेंज रेट का मेन मोटिव क्या होता था, मेन पर्पस क्या होता था? टू कीप करेंसीज वैल्यू विद इन अ नैरो बैंड, कि करेंसीज की वैल्यू को एक बैंड के अंदर रखना। मतलब क्या है कि हमने कहा $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज। ठीक है, अब इनका काम क्या था? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक से डिसाइड करते, उसके बाद क्या गवर्नमेंट ये देखती थी कि नैरो बैंड का मतलब 72.5 या फिर 71.5 के बीच में क्या रखें? इस फिक्स एक्सचेंज रेट को रखेंगे, मतलब इस बैंड के अंदर रखेंगे, ताकि क्या हो? फ्लक्चुएशंस ना हो इकोनॉमी के अंदर, है ना? फ्लक्चुएशंस नहीं होगी तो क्या होगा? फॉरेन ट्रेड एनकरेज होगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक नैरो बैंड के अंदर रखना, ताकि क्या हो? फ्लक्चुएशंस ना हो और फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो सके। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, ये किस बेसिस पे डिसाइड करती थी गवर्नमेंट ने $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज रख तो दिया, लेकिन किस बेसिस पे? तो बच्चों याद रखना किस बेसिस पे होती थी? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। अब इस सिस्टम में होता क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम आखिर था क्या? तो बच्चों इस सिस्टम में क्या होता था ना कि हर एक कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को पहले गोल्ड की वैल्यू में फिक्स करते थे। जैसे मैं कहता हूं कि इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 10 ग्राम गोल्ड मान लो, ठीक है, 10 ग्राम, 1 तोला सोना, इसकी वैल्यू डिसाइड की, और इंडिया ने देखा कि इंडिया के अंदर 10 ग्राम जो गोल्ड था वो इंडियन रुपीज में कितना आ रहा है? मान लो 3000 रुपीज का आ रहा है। आता नहीं बट्टो, 40,000 पे, 50,000 पे। मैंने कहा कि इंडिया ने डिसाइड किया, इंडिया ने अपनी करेंसी की वैल्यू को डिसाइड किया गोल्ड के अंदर, कितना कि 10 ग्राम जो गोल्ड था वो कितने रुपए में आ रहा था बच्चों? 3000 में। और अमेरिका ने अपनी अपने डॉलर्स को गोल्ड के अंदर फिक्स किया, तो देखा उसने कितने का आ रहा है? $50 का आ रहा है बच्चों। अमेरिका के अंदर क्या है? 10 ग्राम गोल्ड। तो अब देखो, दोनों कंट्रीज ने अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में फिक्स किया, एक पर्टिकुलर अमाउंट के गोल्ड में फिक्स किया, और उसके बाद इनके बीच में एक्सचेंज रेट डिसाइड हुई। कैसे? ये हो गई बच्चों कि $50 इज इक्वल टू 3000 रुपी। मतलब क्या हो गया? अगर मैं काट दूं तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 5, मतलब $1 इज इक्वल टू 5 6 30 60 रुपी, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाती थी बच्चों? ये एक्सचेंज रेट क्या हो जाती थी? फिक्स हो जाती थी। तो इस तरह से क्या करता था? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती थी। तो सबसे पहले हर एक कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या करना था? गोल्ड की वैल्यू में क्या करना पड़ता था? पैक करना पड़ता था। पैक का मतलब समझ गए ना बच्चों? फिक्स करना। पहले हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड की वैल्यू में पैक करना था, मतलब फिक्स करना था, और उसके बाद कंट्रीज के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स होती थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है? उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या है? एक सिस्टम हो रहा गया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसने क्या किया? गोल्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसके जगह? यूएस डॉलर से। मतलब यूएस डॉलर गोल्ड में फिक्स हो जाता हो गया। चलो, उसके बाद क्या करता था? हर एक कंट्री को जो क्या करना चाहते थे, आपस में एक्सचेंज करना चाहते थे, उनको क्या करना पड़ता था? यूएस डॉलर के अंदर अपनी करेंसीज को देखना होता था। मतलब जैसे भी गोल्ड में देखा, वैसे क्या करना पड़ता? हर कंट्री को अपनी करेंसीज को क्या करना पड़ता था? पहले यूएस के डॉलर की, मतलब यूएस डॉलर क्या बना दिया गया था बच्चों? याद रखना, बेस बना दिया गया था किसके अंदर? ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर। जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में बेस क्या था? गोल्ड था, कि हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में फिक्स करना था, पैक करना था। ऐसी ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या करना था? हर कंट्री को अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में पैक करना था, और उसके बाद क्या करनी थी? फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होनी थी। तो बच्चों ये था आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बात करते हैं दूसरा है हमारा फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जो बहुत ईजी है, तो ऊपर वाला सिस्टम फिक्स करने वाली गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक थी, और ये वो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जहां पर गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, मतलब कोई रोल ही नहीं है ना, तो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकती। मतलब एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। और मार्केट में फोर्सेस क्या होती है बच्चों?
डिमांड एंड सप्लाई। तो बस यहां पर क्या होना है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस पे क्या होने वाली है, फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स होती है। कैसे, छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया, देखिए आगे मैं इसे थोड़ा एलेबोरेट करूंगा आगे जाके। मैंने क्या कहा बच्चों, डीडी नेगेटिव स्लोप, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप, ये सप्लाई कर्व फॉरेन एक्सचेंज रेट का, ये पॉजिटिव स्लोप होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई किया था। ठीक है, जैसे प्राइस के साथ डिमांड का क्या होता था, इनवर्स रिलेशन, ऐसी फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड के साथ कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन, और सप्लाई के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो उसी बेसिस पे क्या हुआ बच्चों, डिमांड का सप्लाई का दोनों ने इंटरसेक्ट किया, और ये आ गई आपकी फॉरेन एक्सचेंज, आर क्या आ गई, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एंड क्यू क्या आ गई, क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो यहां पर क्या होती थी, ये एक्सचेंज रेट फिक्स होती थी जहां पर दोनों बराबर होते थे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो कि मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिसाइड हो रही थी। और तीसरी हमारी लास्ट है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब देखो बच्चों यहां पर क्या गया, दो वर्ड बड़े आसान से, एक है मैनेज और दूसरा फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब ये रहा फ्लोटिंग, मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर एक्सचेंज रेट फिक्स कौन करेगा बच्चों, फ्लोटिंग है तो मार्केट फोर्सेस ही करेगी। तो ये लिखा है कि एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। एक्सचेंज रेट तो मार्केट फोर्सेस ही फिक्स करने वाली है, लेकिन उस एक्सचेंज रेट को मैनेज करने का, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज द हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब इन दोनों सिस्टम को मिलाकर क्या बनाया गया, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो बच्चों बहुत आसान सा है कि एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करेगा, मार्केट फोर्सेस। मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या होगी, एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगी, बट सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट इंटरवेंस टू मैनेज दी वैल्यू ऑफ दी करेंसी। ठीक है, तो वैल्यू, करेंसी की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए क्या करती है हमारी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, क्या करती है यहां पर इंटरवेंशन करती है, इसे मैनेज करने का काम करती है। मतलब करेंसीज की वैल्यू, करेंसीज को, हमारी करेंसीज को बाय करने का, सेल करने का काम करती है एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आगे अगली क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर की अगले कंसेप्ट के बारे में, जहां हम कवर करेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है क्या, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होती क्या है, ठीक है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होती है। तो इन टॉपिक्स पे हम अगली क्लास में बात करेंगे अपने इस चैप्टर के पार्ट 2 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।